दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम डिविडेंड पे करें या फिर ना करें। सामने वाला कुछ कहेगा नहीं। अगर मैं बाई चांस डेट से रेज करता हूं फंड, तो मैंने कहा कि डेट तो पे करना ही पड़ेगा, उस पे इंटरेस्ट भी, उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मेरे को पे करनी पड़ेगी। बट जब बात आती है सर डिविडेंड की, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर कि वो पे करे या ना करे। आ रहा होगा ना आपके माइंड में यही क्वेश्चन। तो आज इसी क्वेश्चन को लेकर, इसी हमारे मुद्दे को लेकर आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। एंड चलिए देखते हैं हम अपनी पीपीटी में कि डिविडेंड डिसीजन कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। डिविडेंड डिसीजन आज हम करने जा रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के पीपीटी में। सर जो डिविडेंड डिसीजन है ना, उस पे क्या होता है कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिविडेंड की कुछ अमाउंट अपने पास रख लेते हैं एज अ रिटेन्ड अर्निंग। सर रिटेन्ड अर्निंग का क्या मीनिंग है कि शेयर होल्डर का पैसा अपने पास रख लेना फॉर द री इन्वेस्टमेंट पर्पस, कि हम इसे दोबारा से फिर इन्वेस्ट करेंगे एंड दोबारा से फिर इस पे प्रॉफिट कमाएंगे। क्वेश्चन ये है कि सर शेयर होल्डर क्यों चाहेंगे कि वो अपना जो पैसा है यानी कि डिविडेंड वो कंपनी अपने पास रखे, ऐसा शेयर होल्डर्स क्यों चाहेंगे? तो उसका आंसर ये है दोस्तों, जब शेयर होल्डर, हम भी जब किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है। सर शेयर होल्डर को इनकम, याद रखना दोस्तों, शेयर होल्डर को इनकम 2 वे से आती है। कौन कौन से 2 वे है जिससे एक शेयर होल्डर इनकम रिसीव करता है? एक तो है डिविडेंड, सेकंड है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? जो शेयर आज 100 रुपए का है, कल वो 200 रुपए का हो जाए, परसों वो 300 रुपए का हो जाए, यही शेयर होल्डर का, जो हमारे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका यही मोटिव होता है कि उनकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती रहे, शेयर का प्राइस बढ़ता रहे सर, ताकि जो वो आज 100 रुपीज का शेयर उन्होंने बाय किया है वो कल को 400 का हो जाए, हमें 300 रुपीज प्रॉफिट हो। डिविडेंड उनका मेन मोटिव किसी शेयर होल्डर का होता है। रेस्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम तो कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ ही जाते हैं। अभी वो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी कैसे सर? अगर कंपनी कुछ पैसा अपने पास रखेगी, अपना शेयर होल्डर का पैसा कुछ अपने पास रखा, उसे री इन्वेस्ट किया, कंपनी को प्रॉफिट होगा। सर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। शेयर का प्राइस किस से, कहां पे उसका शेयर का प्राइस, कैसे हमारा शेयर का प्राइस सेटल होता है? जितनी कंपनी ग्रो करती जाएगी, शेयर का प्राइस भी उतना ग्रो करता जाएगा। ऐसा ही कुछ है सर। तभी एक शेयर होल्डर चाहेगा कि उसका पैसा कंपनी अपने पास रखे, उसको री इन्वेस्ट करे, प्रॉफिट कमाए, ताकि शेयर का कैपिटल वैल्यू, शेयर की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो बढ़ती रहे, उनको कैपिटल प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, तो हम यही एक बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। एंड चलिए मेरे साथ स्लाइड्स में चलते हैं। क्या लिखा है यहां पे लिखा है सर, डिविडेंड इज दैट प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन है प्रॉफिट का जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सर डिविडेंड का भी हम कैसे डिविडेंड को, जो हमारा प्रॉफिट है, उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉफिट्स हुए, मेरे को प्रॉफिट्स हुए सर, एक तो वे है कि मैं उसका डिविडेंड दे दूं। ठीक है, प्रॉफिट्स हुए तो मैंने डिविडेंड दे दिया, उसको क्या कहेंगे कि डिविडेंड पे कर दिया। एंड सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि अगर मैं वो पैसा अपने पास रख लूं एंड उसे री इन्वेस्ट करूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? रिटेन्ड अर्निंग। अभी इतना तो समझ में आया होगा दोस्तों कि प्रॉफिट्स हुए, मेरे को प्रॉफिट्स के 2 वेज हैं, या तो डिविडेंड दो या अपने पास रखो। ठीक है, डिविडेंड इज दैट पोर्शन
डिविडेंड एक वो पोर्शन है प्रॉफिट्स का जो कि शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। The decision involved here is how much of the profit earned by a company after paying tax is to be distributed to the shareholder। डिसीजन क्या करना है हमने सर, ये डिसीजन लेना है कि कितना कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया जाएगा, ठीक है। एंड हाउ मच ऑफ इट इज शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। कितना रिटेन रखना है, कितना बांटना है। बांटने को डिविडेंड एंड अपने पास रखा तो रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। while dividend constitute current income investment as a retained earning increases the firm future earning capacity। ठीक है, वही कहा है, अगर मैं अपने पास रखूंगा, री इन्वेस्ट करूंगा, मेरी फ्यूचर की अर्निंग बढ़ेगी, मेरी अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अभी हम देखने जा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वो डिविडेंड अफेक्ट होता है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करवाऊंगा, याद भी करवाऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए एंड तक वीडियो के साथ। सर शुरू करते हैं, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दोस्तों बस आपको तो एक ही लाइन याद करनी है, एक ही लाइन याद करनी है एंड इससे आपका फैक्टर याद करने का जो मेन काम है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। सर कौन सी लाइन है वो? CEC लीड्स टू स्टेबल जीएसटी मार्केट। बस सर इतना सा है और कुछ नहीं। रट्टे मारते जाओ, रट्टे मारते जाओ, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एक लाइन याद करो तो ये जो डिसीजन है हमारे डिविडेंड डिसीजन वो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। क्या है, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, CEC लीड्स टू स्टेबल जीएसटी मार्केट। CEC लीड्स टू स्टेबल जीएसटी मार्केट। मेरे साथ साथ प्रोसीड करें। अभी देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल C फॉर कैश फ्लो पोजीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखना है हमने? C पे कैश फ्लो पोजीशन। साथ ही साथ मैं आपको ये टॉपिक साथ ही साथ प्रोसीड करते जाते हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन क्या है सर, ये बताइए। अभी क्या है सर, क्या है अभी कि हेलो, अभी क्या है सर कि हमें जो डिविडेंड डिसीजन लेना है कि मैं कितना डिक्लेयर करूं सर, बेसिकली उतना ही कर सकता हूं ना जितना मेरे पास कैश पड़ा है। शेयर होल्डर को क्या चाहिए? शेयर होल्डर को डिविडेंड चाहिए सर। अगर डिविडेंड है, अगर मेरे पास डिविडेंड देने के लिए पैसा है, पैसा बोलता है सर, अगर डिविडेंड देने के लिए पैसा है तो मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, पैसे की ही कहानी है सर, यहां पे पैसा ही पैसा हम पढ़ते जा रहे हैं। बस पैसा ही, कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां से प्रोक्योर करना है, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। देखिए अभी क्या है, यहां पे मैं आपको क्लियर करवाता हूं। यहां से डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ अ कैश। ये तो जाहिर सी बात है सर, अगर मैं डिविडेंड दूंगा मेरा कैश आउटफ्लो होता रहेगा। ठीक है, अ कंपनी में बी प्रॉफिटेबल बट शॉर्ट ऑन कैश। Availability of enough cash in the company is necessary for a declaration of a dividend by it। मेरे पास सर इनफ कैश मेरे पास पड़ा होना चाहिए अगर मैंने कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो यहां पर सर फर्स्ट हमारा C खत्म हो गया। इसी के साथ C फॉर कैश फ्लो पोजीशन, इसी के साथ एक खत्म। एंड चलिए आगे सेकंड E पे चलते हैं। E में है अर्निंग, E में छुपा हुआ है अर्निंग। CEC कैश फ्लो पोजीशन अर्निंग। अर्निंग देखते हैं सर क्या है। अर्निंग क्या है? डिविडेंड आर पेड आउट। कहां से पे किया जाता है? आउट ऑफ अ करंट एंड पास्ट अर्निंग। मेरे पास अगर सर प्रॉफिट होगा तभी मैं डिविडेंड पे कर पाऊंगा, अदरवाइज आई कांट पे डिविडेंड। ये तो क्लियर है सर,
पूरा क्लियर है ये तो कि अगर प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं। प्रॉफिट के ही 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट डिविडेंड में, सेकंड पार्ट रिटेन्ड अर्निंग में चले जाता है। अगर ऊपर प्रॉफिट ही नहीं, बाप ही नहीं होगा तो बच्चा कहां से होगा सर? ठीक है, तो बाप है तो ही चाइल्ड है ना। उसके 2 चाइल्ड्स हैं, कौन कौन से? एक तो है सर, एक तो है प्रॉफिट, एक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, देयरफॉर अर्निंग इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिसीजन अबाउट द डिसीजन। अर्निंग ही मेन मुद्दा है सर। अगर अर्निंग है तभी डिसीजन होगा कि मैं डिविडेंड पे कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा है सर। यहां पे अभी आगे चलते हैं। C4 हो गया हमारा कैश फ्लो पोजीशन एंड नेक्स्ट देख लिया अर्निंग। अभी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट में क्या है सर? 2 टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे। एक तो है हमारे पास लीगल कंस्ट्रेंट्स, सेकंड वन है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट भी 2 टाइप्स के हैं, C4 कैश फ्लो पोजीशन, अर्निंग एंड कंस्ट्रेंट्स C, एंड C में भी 2 हैं, लीगल कंस्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। तो देख लेते हैं दोनों का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लीगल कंस्ट्रेंट्स। सर लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है? लीगल कंस्ट्रेंट्स वो कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि लॉ की द्वारा हमारे बिजनेस में लगाए हुए हैं। अगर कभी कंपनी एक्ट कुछ कहता है ना, कोई एक्ट हमें कुछ कहता है कि आप इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं पे कर सकते, तो मैंने जब भी वो डिविडेंड पे करना है, मेरे वो माइंड में होना चाहिए कि लॉ ने कितना कहा है। अगर लॉ ज्यादा कहेगा तो ज्यादा डिविडेंड पे कर दो, अगर कम कहेगा तो कम। कुछ लिमिट्स लगाई होती हैं लॉ में कि आप मैक्सिमम इतना ही डिविडेंड पे कर सकते हो अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो। ठीक है, तो उसको, उस लिमिट्स को ध्यान में रखें जब भी दोस्तों डिविडेंड पे करना है, क्योंकि लॉ को वायलेट नहीं करना। अगर मैंने लॉ को वायलेट किया, मेरी कंपनी इलीगल हो जाएगी, मैंने लॉ के अकॉर्डिंग फिर काम नहीं किया, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ, क्या लिखा है यहां पे? सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस। कुछ कंपनीज एक्ट ने कुछ हमारे बिजनेस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन पे आउट ऑफ द डिविडेंड। सच प्रोविजन मस्ट बी एडहर्ड टू व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। वो प्रोविजन हमें देखनी ही पड़ेगी और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास जब भी मैंने डिक्लेयर करना है डिविडेंड को। आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो हो गई लीगल कंस्ट्रेंट्स। मैंने कहा था इधर है हमारे पास लीगल कंस्ट्रेंट्स, इधर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जब मैं किसी से लोन लेता हूं, मैंने एग्जांपल यहां पे लेता हूं, मैं यहां पे बैंक के पास गया, बैंक मेरे को लोन दो, मेरे को लोन चाहिए। बैंक ने लोन तो मेरे को प्रोवाइड किया, एक वहां पे एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि मैं कभी भी 60% से ऊपर, सपोज करो, ठीक है, वट एवर द अमाउंट, वट एवर द परसेंटेज, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, बट मैंने यहां पे सपोज किया है कि बैंक ने मेरे से एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि तू अब से 60% के ऊपर, ये कंपनी अब से 60% के ऊपर डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकती। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा किसके साथ? बैंक के साथ। अभी फ्यूचर में मैं सर 60% से ऊपर कभी भी डिविडेंड क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखकर ही डिविडेंड को डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वो बैंक ने रोक लगवा दी। जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मैंने लोन लिया, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने वहां पे रोक लगा दी कि इससे ऊपर ये कंपनी डिविडेंड अब से डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। देखिए अभी क्या लिखा है, यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है सर, व्हाइल ग्रांटिंग अ लोन। जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन ग्रांट करता है कंपनी को, समटाइम द लेंडर में इंपोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड इन अ फ्यूचर, कि फ्यूचर में लेंडर को कितने पेमेंट करनी है डिविडेंड की, वो रिस्ट्रिक्शंस वो लेंडर लगा सकता है। द कंपनीज एक्ट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट डिविडेंड्स डू नॉट वायलेट द टर्म ऑफ द लोन एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में जो भी एग्रीमेंट किया है ये कभी भी वायलेट नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। CEC हमारा खत्म हो गया सर। C फॉर कैश फ्लो पोजीशन, E फॉर
अर्निंग। इसके बाद है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट भी टू टाइप की हैं सर, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। लीड्स टू साइलेंट है हमारे पास। अभी आ गया स्टेबल। सर स्टेबल के भी टू पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं स्टेबल के? स्टेबल क्या क्या स्टेबल हो सकता है सर? एक तो स्टेबल डिविडेंड है, एक है हमारे पास स्टेबल अर्निंग। ठीक है, तो इस अर्निंग एंड डिविडेंड को हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, क्या है इसमें? पहले तो देख लेते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या है सर? जब हमारी अर्निंग स्टेबल है। स्टेबल कैसे? मीनिंग कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर एक साल 100 रुपीज सपोज करो अर्न कर रहा हूं। ये है ईयर 1 का प्रॉफिट। ईयर 2 का प्रॉफिट भी 100 हुआ, 3 का प्रॉफिट भी 100 हुआ, 4 का प्रॉफिट 101 हुआ, 5 104 हुआ, 5 का प्रॉफिट 99 हुआ। मीन ऑन एन एवरेज वो 100 के आसपास ही प्रॉफिट रह रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट स्टेबल है तो मैं हायर अमाउंट डिविडेंड की डिक्लेयर कर सकता हूं सर, इसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मेरे को मालूम है सर, मेरा प्रॉफिट स्टेबल हो रहा है, मेरा रिस्क कम है सर, मेरे को ये क्लियर है कि इतना प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, मेरी 100 की एवरेज तो पड़ ही जाएगी। तो मैं ज्यादा अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर करूं, मीनिंग 90 भी कर सकता हूं, इवन कि 90% भी यहां पे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं। 90 हर एक साल 90 करता जाऊंगा, 10 रुपीज अपने पास रखता जाऊंगा, क्योंकि रिस्क कम है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर रिस्क ज्यादा है सर, रिस्क ज्यादा का क्या हुआ यहां पे कि अगर सर यहां पे क्या हुआ कि मेरी अर्निंग स्टेबल नहीं है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं सेकंड पॉइंट की, ईयर 1 का प्रॉफिट हुआ 100, ईयर 2 का प्रॉफिट हुआ सर, ईयर 2 का प्रॉफिट हुआ 200, ईयर 3 का प्रॉफिट हुआ 90, ईयर 4 का प्रॉफिट हुआ 50, ईयर 5 का प्रॉफिट हुआ सपोज करो यहां पे 300। ठीक है, तो कितनी फ्लक्चुएशन है सर? मेरे को तो रिस्क है, मैं तो सोचने लग गया सर, मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा इसका तो कोई दीन धर्म ही नहीं है, ये कभी बढ़ता है, कभी इतना कम हो जाता है, कभी फिर बढ़ता है, कभी फिर कम हो जाता है, तो मेरा तो सर बहुत रिस्क है। मेरे को क्या मालूम कि अगले साल कितना प्रॉफिट होगा, क्या मैं बिजनेस चला पाऊंगा भी या नहीं। तो मैं सर कम अमाउंट यहां पे डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट इतना प्रॉफिट सफिशिएंट पड़ा होना चाहिए एज अ रिटेन्ड अर्निंग, मेरे पास पड़ा होना चाहिए कि अगर बाय चांस प्रॉफिट कम भी हुआ ना कल को, मैं उस रिटेन्ड अर्निंग में से प्रॉफिट को निकाल लूं एंड वो यूज कर सकूं। मेरा बिजनेस तो एटलीस्ट चलता रहेगा है ना। अगर मेरा लॉस भी हो जाए कल को, तो मेरे पास प्रॉफिट सर पिछले सालों का रिटेन्ड एज अ रिटेन्ड अर्निंग इतना मेरे पास पड़ा है कि मैं उससे अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकता हूं, मेरा बिजनेस बंद होने को नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है सर कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग देखिए क्या है यहां पे, other things remain the same. A company having a stable earning is in a position to declare higher dividend. As against this, a company having unstable earning is likely to pay a smaller dividend. अनस्टेबल है, फ्लक्चुएशन हो रही है, स्मॉलर डिविडेंड। स्टेबल है तो ज्यादा डिविडेंड पे कर दो, रिस्क कम है तो ज्यादा डिविडेंड, रिस्क ज्यादा है तो कम डिविडेंड। सर आगे चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अ डिविडेंड में। सर अभी स्टेबिलिटी ऑफ अ डिविडेंड में क्या है? इट इज फाउंड दैट कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ अ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर। देखिए अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां पे ध्यान से समझिए कि सपोज करो मैं हर एक साल 100 रुपीज प्रॉफिट होता था मेरे को। मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, 90 रुपीज में डिविडेंड डिक्लेयर कर देता था, 190। ये है ईयर 2 का प्रॉफिट एंड इधर है ईयर 1 का प्रॉफिट। अब इधर देखिए दोस्तों, इधर क्या हुआ, ईयर 3 में मेरे को प्रॉफिट 200 हो गया। हुआ कुछ ऐसा सर, मेरे को कुछ एक डील आ गई एंड मेरा प्रॉफिट 200 रुपीज हो गया ईयर 3 में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 100 में से 90 करता हूं तो 200 में 180 कर दूं, डबल कर दूं डिविडेंड को भी। बट रूल हमारा क्या कहता है कि वो देखो क्या वो 200 आगे होगा प्रॉफिट या फिर उसी साल हुआ है।
अगर सर उसी साल हुआ है ना, आगे लगता है कि आगे आपको प्रॉफिट फिर 100 होगा एंड 200 नहीं हो पाएगा, तो आप ये डिविडेंड है ना 90 पे ही रखो, आप 180 से ना करो, क्योंकि ये तो सिर्फ सर टेम्परेरी फ्लक्चुएशन है, टेम्परेरी बेस पर ये ऊपर गया है, फिर ये नीचे आ जाएगा कल को एंड फिर आप 90 डिक्लेयर करोगे। इससे अच्छा तो कंटिन्यू वही 90 90 90 90 चलते जाने दो एंड यहां पे रिटेन अर्निंग 110 कर लो, 90 डिक्लेयर कर दो, 100 अपने पास रख लो। बट अगर आपको लगता है, रूल क्या कहता है सेकंड में, अगर आपको लगता है कि ये 200 आपका परमानेंट है सर, आगे फ्यूचर में मैंने देखा, मैंने झांका फ्यूचर में कि ये 200 ऐसे ही परमानेंट होता रहेगा, तो फिर कर दो सर, फिर तो ये परमानेंट अर्निंग आपकी इंक्रीज हो गई, तो यहां पे भी 180 करेंगे। ईयर 4 फ्यूचर में जब 200 होगा तब भी 180 आएगा, ईयर 5 में जब फ्यूचर में 200 होगा तो तब भी 180 आएगा। देखना क्या है कि ये टेम्परेरी फ्लक्चुएशन है या फिर परमानेंट फ्लक्चुएशन है, हमने ये देखना है यहां पे, तभी ये डिविडेंड हमारा पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग चल पाएगी। देखिए क्या लिखा है यहां पे, मैं बहुत अच्छे से करवा रहा हूं ताकि आपको डीप इंफॉर्मेशन मिले हर एक कंसेप्ट की, मेरा यही मोटिव है, होपफुली ये सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो यहां पे देखिए सर क्या है, इट हैज बीन फाउंड दैट कंपनीज जनरली फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर, द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड, कब करनी है सर, व्हेन देयर इज अ कॉन्फिडेंस, जब मेरे को कॉन्फिडेंस है दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल हैज गॉन अप, मेरी अर्निंग 200 सर सदा के लिए आगे के लिए हो गई, नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ अ करंट ईयर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि करंट ईयर की आगे के लिए भी अर्निंग इंक्रीज हो गई तब भी मैं डिविडेंड को इंक्रीज कर पाऊंगा। इन अदर वर्ड डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड इफ चेंज इन द अर्निंग इज स्मॉल, सर ये अगर स्मॉल है ना तब नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ 1 साल के लिए हुई है, 1 साल के लिए चेंज हुई है तब डिविडेंड नहीं चेंज करना, एंड सीन टू बी टेम्परेरी इन नेचर, अगर ये टेम्परेरी नेचर की है, 1 साल के लिए है, तो डिविडेंड को चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ज्यादा शाने हमने नहीं बनना, सुना आपने, ठीक है। तो आगे चलते हैं सर, आगे है हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, देखिए CEC, C फॉर कैश फ्लो पोजीशन, E फॉर अर्निंग हो गया, C फॉर कंस्ट्रेंट्स, लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स दोनों हो गए, एंड आगे है हमारे पास लीड्स टू स्टेबल डिविडेंड एंड अर्निंग, ये भी हमने कर लिया। अभी हम चलते हैं सर, कुछ पार्ट और रह गए हमारे पास, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में मैं मूव ऑन करता हुआ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में क्या है सर, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, मेरे पास कुछ ऐसा माइंड में चल रहा है कि मैं और बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं, मैं तो सर और मार्केट और ज्योग्राफिकल मार्केट को कैप्चर कर सकता हूं, मैं तो और सिटीज में भी अपना शोरूम खोल सकता हूं, मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बट चाहिए क्या यहां पे ग्रोथ करने के लिए सर, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पैसा बोलता है, ठीक है। तो पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा सर, अगर मेरे पास पैसा होगा तभी मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर पाऊंगा ना, तो पैसा बोलता है सर यहां पे, तो पैसा कहां से आएगा सर, वो डिविडेंड है ना, इतना मूर्ख ना बनो सर कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दो शेयर होल्डर्स को, वो अपने पास रखो सर, क्योंकि हम तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा, पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी सर, ठीक है ना। मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा डिविडेंड को अपने पास रखो एज अ रिटेन्ड अर्निंग, उसे इन्वेस्ट करो सर, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो पाए, ठीक है। तो क्या है सर यहां पे देखिए, कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन्ड मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग सो एज टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जाने दो डिविडेंड, फिर क्या हुआ सर, मैं तो एक शॉप करता हूं, शोरूम खोला हुआ है, उस शोरूम में बैठे हैं हम सर, एंड कस्टमर आई जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं, बस इतनी सी लाइफ है सर, हमें कुछ ग्रो तो करना नहीं, तो वो पैसा हमने क्या करना है, वो पैसा हमने शेयर होल्डर्स को बांट दो, एटलीस्ट उनके काम तो आए, वो क्या है,
the dividend in the growth company is therefore smaller than the dividend in a non growth company। जिसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है वो ज्यादा डिविडेंड पे कर सकता है। तो चलिए सर आगे चलते हैं यहां पर अभी CEC लीड्स टू स्टेबल GST, जी हमारा हो गया सर। ST अभी करने जा रहे हैं। S4 है हमारे पास शेयर होल्डर प्रेफरेंस। सर हमें शेयर होल्डर की प्रेफरेंस भी देखनी चाहिए जब हमने डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त शेयर होल्डर की प्रेफरेंस भी देखनी जरूरी है सर कि शेयर होल्डर क्या चाहता है। देखिए 2 वेज हैं, मैंने पहले ही बताया है शेयर होल्डर को रिटर्न देने के। एक तो है सर मैं डिविडेंड पे करता जाऊं, महीना आया सर, 1 महीना गया डिविडेंड पे कर दिया, 1 महीना गया सर डिविडेंड पे कर दिया। सेकंड वे है हमारे पास कि मैं डिविडेंड पे ना करूं एंड वो पैसा अपने पास रखता जाऊं, उसे री इन्वेस्ट करूं, अपना बिजनेस ग्रो करूं। अपनी कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा तभी तो शेयर का बैलेंस बढ़ेगा, तभी तो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी सर, तभी हमारा शेयर होल्डर खुश हो पाएगा। तो वो तो सर शेयर होल्डर के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उसे रेगुलर इनकम चाहिए या फिर उसे एक कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए कि उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो आज 100 है वो कल को 300 हो जाए, वो चाहिए उसे। तो देखते हैं यहां पे क्या है सर। while declaring the dividend डिक्लेयर करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, मैनेजमेंट यूजुअली कीप इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर इन दिस रिगार्ड। इफ द शेयर होल्डर इन जनरल desire that at least a certain amount is paid as a dividend, the company are likely to declare the same। कंपनी को क्या चाहिए उसे डिक्लेयर कर दो सर। अगर शेयर होल्डर चाहता है ना तो डिक्लेयर करो उसे। फिर देयर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर हु डिपेंड अपॉन द रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। अगर शेयर होल्डर नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरी कैपिटल बढ़े, मेरी शेयर होल्डर की शेयर की वैल्यू बढ़े, तो वैल्यू बढ़ा दो सर। जैसा वो चाहता है वैसा ही उसको रिटर्न दे दो। तो अभी सर हमारा एस भी हो गया एंड शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी खत्म हो गया सर। टैक्सेशन पॉलिसी पे चलते हैं। अभी क्या कहती है हमें टैक्सेशन पॉलिसी। द चॉइस किसमें सर, बिटवीन द डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग इज टू सम एक्सटेंट अफेक्ट बाय द डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। इफ टैक्स ऑन अ डिविडेंड इज हायर इट वुड बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ अ डिविडेंड एज कंपेयर टू दिस हायर डिविडेंड में बी डिक्लेयर्ड इफ टैक्स रेट आर रिलेटिवली लोअर। टैक्स पे डिपेंड करता है सर मेरा डिविडेंड। एक नया खुलासा यहां पे, टैक्स रेट हाई है, सीडीटी होता है सर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में कि सीडीटी क्या होता है। तो अगर सर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हमारा हाई है, मतलब टैक्स बड़ा है सर, जितना मैं पे करूंगा उस पे टैक्स लगेगा, टैक्स रेट हाई है सर। टैक्स रेट हाई है तो कम रेट डिविडेंड डिक्लेयर करो, अपने पास रखो पैसा सर, बचा कर रखो उसे। क्यों गवर्नमेंट को देना हमने वो पैसा। अगर टैक्स रेट लो है ना तो हायर अमाउंट डिक्लेयर कर दो सर। गवर्नमेंट को कुछ जाएगा नहीं, वो तो शेयर होल्डर के पास जाएगा। गवर्नमेंट को तो मिनिमम अमाउंट हमें देनी पड़ेगी। टैक्स रेट हाई डिविडेंड कम, अगर टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड हाई। सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को यहां पे ध्यान में रखना है। टैक्स रेट हाई है तो डिविडेंड कम, डिविडेंड यहां पे टैक्स रेट लो है तो डिविडेंड ज्यादा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी हो गया सर। डिविडेंड पे टैक्स लगता है, उस टैक्स को सीडीटी कहते हैं हम, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मैं फिर कह रहा हूं आपको। चलिए हमें सीडीटी का भी मालूम पड़ गया सर। टैक्सेशन पॉलिसी अभी हमारे पास एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट में भी 2 पॉइंट छुपे हुए हैं। एक तो है सर मार्केट। अभी क्या है हमारे पास, सीईसी लीड्स टू स्टेबल जीएसटी मार्केट। तो मार्केट में क्या है सर, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कैपिटल मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन एंड कैपिटल मार्केट रिएक्शन हम देख लेते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल तो हम सभी कर चुके हैं एंड यही 2 पॉइंट्स हमें पेंडिंग है। चलिए स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है सर। Investor in generally in a view in an increase in the individual as the good news and stock prices react positively to it। क्या कहते हैं, जब मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं ना सर तो मेरे को
क्या मालूम पड़ता है, जब जब मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं तो मेरे शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू क्यों बढ़ती है सर? क्योंकि शेयर होल्डर खुश हो जाता है तो मेरे शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है। वो 3-4 को और बताता है कि इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, रेगुलर डिविडेंड मिलता है यहाँ पे। तो अगर मैं डिविडेंड कुछ टाइम के लिए डिक्लेयर कर दूं है ना, तो शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर खुश हो गया तो हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं चाहता हूं ना कि थोड़े टाइम के लिए मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, मेरी वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो जाए, तो ये एक बहुत ही रामबाण इलाज है इसका कि डिविडेंड दे दो। जैसे चारा दे दो है ना, चारा दे दो शेयर होल्डर को कि वो उसे दिया एंड वो खुश हो गया, सर शेयर की डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइस बढ़ गई। देखिए, इन्वेस्टर इन जनरली व्यू एन इंक्रीज इन अ डिविडेंड एज अ गुड न्यूज। क्या है, इन्वेस्टर ऐसा सुनते हैं कि हमारे डिविडेंड बढ़ गया तो वो गुड न्यूज है एंड वो स्टॉक प्राइसेस react positively to it. Similarly, a decrease in dividend may have a negative impact on the share price in the stock market. अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करता सर, वो क्या कहते हैं ये तो बहुत कंजूस है, ये तो डिविडेंड ही नहीं देता, इसका शेयर ना परचेज करो। आप 4 जनों को और कहेंगे, आप तो परचेज करेंगे नहीं सर, 4 को और कहेंगे कि इसका शेयर ना परचेज करो। उनको क्या मालूम कि मैं इसे री इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, री इन्वेस्ट करूंगा तभी उनकी जो शेयर की वैल्यू है वो आगे जाके और इंक्रीज हो पाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे को चाहिए ना सर कि अभी के लिए मेरा थोड़ा शेयर स्टेबल हो जाए, थोड़ी शेयर की प्राइस बढ़ जाए, तो अभी के लिए उनको चारा दे दो सर, थोड़ा डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। अगर नहीं चाहिए ऐसा, अगर नहीं चाहिए तो मत करो। देखिए क्या है सर, thus the possible impact on a dividend policy on the equity share price is one of the important factor considered by the management while taking the decision about it. ठीक है, तो जब भी मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है ना कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं, तो इसको ध्यान में रखना पड़ता है मैनेजमेंट को कि डिविडेंड पॉलिसी को जब मेंटेन करने के लिए, मेक करने के लिए, तो इक्विटी शेयर प्राइस को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा इक्विटी शेयर कहां पे ट्रेड कर रहा है। आज पहले ही ज्यादा है सर तो और कितना बढ़ाना है, तो मत करो। अगर कम है ना प्राइस तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, वो प्राइस बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, एक्सेस टू अ कैपिटल मार्केट। अगर मेरा कोई बिजनेस ऐसा है, मैं जब भी चाहूं बैंक से लोन ले सकता हूं, बहुत रेपुटेशन है, जैसे रिलायंस की है, मुकेश अंबानी जी की एंड अनिल अंबानी जी की जैसी रेपुटेशन है, वो आज चाहे तो बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिटेन्ड अर्निंग की तरफ कम ध्यान दूंगा, मैं उसे डिक्लेयर कर सकता हूं सर डिविडेंड को, क्योंकि मेरे को ये रिस्क नहीं है कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। रिटेन्ड अर्निंग वो शेयर होल्डर का पैसा तो तभी रखने का फायदा है ना, तो कि मार्केट से मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आई कल को तो मेरे को वो पैसा नहीं मिलेगा, तभी वो शेयर होल्डर का पैसा अपने पास रखना चाहिए, नहीं तो डिक्लेयर कर दो। मेरे को ये श्योरिटी है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा, तो मैं शेयर होल्डर का पैसा अपने पास क्यों रखूं? उन बेचारों को तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको तो डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ इसमें लिखा है सर, लार्ज and reputed company are generally have a easy access to the capital market and therefore may depend less on the retained earning to finance their growth. Retained earning पे नहीं हमने यहाँ पे रहना, हम तो सर बैंक से लोन ले सकते हैं ना, बैंक से पैसा ले सकते हैं, तो retained earning जो शेयर होल्डर का पैसा है उन्हें हमें वापिस करना चाहिए। ठीक है, these company tend to pay higher dividend than a smaller company which have a relatively low assets. अगर मेरे पास नहीं है ना कि मैं बैंक के पास जाऊंगा, वो मेरे को लगता है वो पैसा मेरे को नहीं देंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग रख सकते हैं अपने पास। रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखो, वो री इन्वेस्ट करो एंड री इन्वेस्ट कर प्रॉफिट अर्न करो। ठीक है, तो यहां पे मैंने सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिए, सभी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए सर। पॉइंट्स क्या है, CEC लीड्स टू स्टेबल जीएसटी मार्केट।
इतनी सी लाइन है। सी फॉर कैश फ्लो पोजीशन, ई फॉर अर्निंग, सी फॉर आगे सर कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स भी हमारे टू टाइप्स के हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। एंड लीड्स टू स्टेबल, स्टेबल में है सर डिविडेंड स्टेबलाइजेशन, अर्निंग स्टेबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जी, एंड एस है हमारे पास शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, टी फॉर है टैक्सेशन पॉलिसी, मार्केट में है स्टॉक मार्केट रिएक्शन एंड कैपिटल मार्केट। तो यहां पर हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है खत्म दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है, एंड कल हम मिलेंगे एंड कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, कुछ और टॉपिक्स ऐसे ही करते रहेंगे। एंड बने रहिए दोस्तों ये फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस वीडियोस में मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।